Hello everyone, it's Ritvika Sisodia and our topic is postpartum hemorrhage। तो सबसे पहले अपन देखेंगे postpartum hemorrhage होता क्या है। डेफिनेशन में अगर आए अपन WHO के हिसाब से दे रखी है, जो कि एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑफ 500 ml फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, मतलब कि चाइल्ड बर्थ के दौरान 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या कहेंगे अपन, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब डिफरेंट केसेस के लिए मैंने रिस्पेक्टिवली करके ये अमाउंट दे रखा है, जैसे कि वेजाइनल डिलीवरी के लिए 500 ml, सिजेरियन डिलीवरी के लिए 1000 ml, सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी के लिए क्या है 1500 ml जो अमाउंट दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद में जो पीपीएच का ब्लड लॉस होता है उसकी सीवियरिटी कैसे डिफाइन करेंगे अपन। अगर 1 लीटर से कम ब्लड लॉस हो रहा है तब तो माइनर है, और 1 लीटर से ज़्यादा हो रहा है तब तो मेजर है, और 2 लीटर से अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तब क्या कंडीशन आ गई है, सीवियर कंडीशन आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स के बारे में ऐसे दे रखा है, 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पीपीएच होता है जो कि 24 आवर्स के अंदर ब्लीडिंग हो रही हो। ठीक है, मोस्ट केसेस ऑफ पीपीएच ग्रेटर देन 99% आर अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज, मतलब कि 99% से ज़्यादा केसेस किसके होते हैं, प्राइमरी पीपीएच के। ठीक है, सेकेंडरी पीपीएच पे अगर अपन आए तो क्या है, विच ऑकर्स 24 आवर्स टू 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, मतलब कि डिलीवरी के बाद में 24 आवर्स से लेके 6 वीक्स तक का जो टाइम है उसके बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। मैंने आगे फ्लो चार्ट में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे कि डिलीवरी से पहले अगर 22 वीक्स ऑफ फीटल लाइफ के दौरान अगर ब्लीडिंग होती है उसको तो क्या कहेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, डिलीवरी के बाद में एग्जैक्टली 24 आवर्स के अंदर हो रही है तब तो क्या हो जाएगी वो प्राइमरी पीपीएच, और 24 आवर्स से लेके 6 वीक तक के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। प्राइमरी पीपीएच जो होता है 2 तरह का होता है, थर्ड स्टेज हेमरेज और ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, थर्ड स्टेज हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग ऑक्यूज बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब कि प्लेसेंटा निकालने से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको क्या कहेंगे अपन, थर्ड स्टेज हेमरेज। उसके एग्जांपल्स है रिटेन प्लेसेंटा, मतलब कि प्लेसेंटा चिपक गया है, रह गया है, वो निकल नहीं रहा है। प्लेसेंटा एक्रीटा और इनक्रीटा, जैसे कि प्लेसेंटा की ग्रोथ बहुत ही डीपली हो जाती है यूट्रिन वॉल के अंदर। ठीक है, उस टाइम में डिफ़िकल्टी होती है और ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब क्या है, ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज, ये क्या है, ऑकर्स आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा निकाल दिया है उसके बाद में भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो किस में आएगी, ट्रू पोस्टमार्टम हेमरेज में। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इंसिडेंस क्या होता है, किसी भी अपन बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम का पर्टिकुलर एरिया में कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो पीपीएच की 4 से 6% फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब आगे जाके मैंने ये पोस्टमार्टम हेमरेज को बहुत ही शॉर्ट में टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले सिम्टम्स में आते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, सबसे पहला है लॉट्स ऑफ ब्लड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब कि यही तो इसकी डेफिनेशन है पीपीएच की, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, वही सबसे मेन सिम्टम हो जाएगा इसका। फिर इंक्रीज तो हार्ट रेट और ब्रेथ रेट, ये दोनों इंक्रीज़ हो जाएगी। और फीलिंग फेंट अपॉन स्टैंडिंग, मतलब कि खड़ी हो रही है औरत तब भी क्या है, बेहोश सी हो जाती है। ठीक है, अब कॉजेज़ क्या क्या है, कॉजेज़ को अपन ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसके हिसाब से अपन को ट्रीटमेंट देना है, और आगे जाके मैं और भी शॉर्ट ट्रिक बता के अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कॉजेज़ का। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पुअर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रिन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं हो रहा है। नॉट ऑल द प्लेसेंटा रिमूव्ड, मतलब प्लेसेंटा थोड़ी सी रह गई है, पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुई है। टीयर ऑफ द यूट्रस में कोई ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई है। पुअर ब्लड कोटिंग सही से नहीं हो रही है, इस वजह से भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, वो बात आती है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स, रिस्क किस को है, सबसे पहले मेन तो आ जाती है अपनी एनीमिक है अगर लेडी। ठीक है, एशियन इथनिसिटी, मतलब एशियन रेसेस के लोगों में मोस्टली पाया जाता है ये। मोर देन 1 बेबी, मतलब मल्टीपेरा है, ओबेसिटी है, बीएमआर रेट जिसकी हाई है, और एज ओल्डर देन 40 ईयर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रिवेंशन के लिए अपन को कहते हैं ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, मिसोप्रोस्टोल भी दी जाती है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या है, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, और क्या है, नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट। ये ध्यान से देखेंगे, ये नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट होता है, स्पेशल टाइप का गारमेंट कट होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है, एंटी शॉक होता है। ठीक है,
उसके बाद में क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑब्वियस सी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, खून की कमी हो जाएगी तो खून अपन को चढ़ाना ही पड़ेगा, एरगोटामिन और ट्रांएग्जामिक एसिड। ठीक है, अब क्या है, प्रोग्नोसिस पे अब क्या है, 3% रिस्क होते हैं इसमें डेथ होने के। फ्रीक्वेंसी मैंने बता ही दी है, 8.7 मिलियन ग्लोबली हो रखी है। डेथ्स जो है 2015 के हिसाब से 83,100 डेथ्स हो रखी है। ठीक है, अब आगे देखो ईटियोलॉजी कॉजेज मैंने बताया था, ट्रिक बना के अपन पढ़ेंगे इसकी 4 T's। ठीक है, 4 T's में पहला टी क्या आता है, टोन, सेकेंड ट्रोमा, थर्ड टिश्यू, फोर्थ क्या है, थ्रोम्बिन। टोन तो क्या है, एटोनिक यूट्रस, पता है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, टॉनिक नहीं हो रहा है वो। ठीक है, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा है, 70% चांसेस है उसके। ठीक है, ट्रोमा, लेसरेशन होता क्या है, टीयर हो जाता है स्किन में या फिर फ्लैश में। ठीक है, वो हो गया लेसरेशन। हेमेटोज, इन्वर्जन, रप्चर हो गया है, मतलब क्या है, ऑल इन ऑल इंजरी हो गई है। ठीक है, टिश्यू क्या है, रिटेन्ड टिश्यू, जैसे कि प्लेसेंटा रिटेन हो जाता है, ये सब उसके हिसाब से भी ब्लीडिंग होती है, उसके भी 10% चांसेस है। और सबसे कम चांसेस अपने किसके होते हैं, थ्रोम्बिन के, मतलब कि कोगुलोपैथीज के लिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग ढंग से नहीं हो रही, उसका 1% चांस ही है। ठीक है, अब आगे अपन टोन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। 70 से 90% ऑफ द केसेस में होता है यूट्रिन हाइपर डिस्टेंशन, जो कि माइक्रोस्कोपिक बेबी है और मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जिसकी मतलब ट्विंस वगैरह हो, प्रीवियसली अगर हिस्ट्री है जिसकी PPH की, हाई पैरिटी मतलब 4 से 5 बच्चे हो। ठीक है, उसके बाद प्रेसिपिटेटेड और प्रोलॉन्ग्ड लेबर। ठीक है, कोरियो एम्यूनोनाइटिस, मतलब कि क्या है, कोरियोनिक वॉल और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, ओबेसिटी है, PMI जिसकी 35 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में एज जो है 40 ईयर्स से ज़्यादा, जो हमने पहले भी पढ़ा है अभी, एनीमिया, जिनको ये तो हाई रिस्क वाले आ गए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन टिश्यू, रिटेन्ड प्लेसेंटा, जो मैंने कब से बता ही रही हूँ, रिटेन्ड प्लेसेंटा का चिपक के ढंग से नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, वो हो गया। अब क्या है, ट्रॉमा मतलब क्या था, कोई भी इंजरी हो गई हो। ठीक है, वो कैसे हो सकती है, 5 से 10% केसेस होते हैं इसके। ऑपरेटिव विजाइनल डिलीवरी के दौरान भी फोर्सेप्स से या फिर वैक्यूम से इंजरी हो सकती है, इस वजह से भी हो सकता है। सिजेरियन सेक्शन, मतलब अच्छे से नहीं हुआ हो। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन के उधर भी इंजरी हो सकती है। मीडियोलेटर एपिस्टोमी, और क्या है, पुअर स्किल इन गार्डिंग द पेरिनियम, मतलब कि जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, उसकी स्किल इतनी अच्छी नहीं है तो भी वो क्या कर सकते हैं, इंजरी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थ्रोम्बिन पता ही है, कोगुलेटिंग फैक्टर के लिए होता है। अगर प्रायरेक्सिया है लेबर के दौरान, प्लेसेंटल एब्रक्शन हो रखा है, प्री एग्जिस्टिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पहले से ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। हीमोफीलियम क्या होता है, कोगुलेशन ही ढंग से नहीं हो पाता है, इस टाइप का ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसको पहले से ही है। अगर पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट, पेशेंट पहले से एंटीकोगुलेंट पे रह रहा हो तो भी और तकलीफ हो सकती है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, 2 तरह की प्रिवेंशन है। एंटीनेटल, मतलब कि बर्थ से पहले, एंटीनेटल, उसके लिए बर्थ से पहले अपन क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, तो उसका है इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस। पहले अपन को अच्छा खिलाना पिलाना है उसको, उसकी हेल्थ एकदम बराबर रखनी है। हाई रिस्क पेशेंट, जैसे कि एनीमिया वगैरह की जो लेडीज़ होती है, उनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, हाई BP वाली जो पेशेंट्स होती हैं उनको पहले से ही अपन को ध्यान रखना है। ब्लड ग्रुपिंग करा के रखनी पहले से ही, ब्लड ग्रुप इसका कौन सा है, ये वो, ताकि क्या है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो उस टाइम आराम से लेके चढ़ा सके अपन। प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, प्लेसेंटा की लोकेशन ढंग से देखनी है, सही है कि नहीं है। और क्या है, ऑल वुमन विथ प्रायर सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, और वुमन विथ मॉर्बिड एडरेंट प्लेसेंटा, मतलब इल प्लेसेंटा हो जिसकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंट्रानेटल, मतलब कि डिलीवरी के दौरान एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज फॉर ऑल द वुमन इन लेबर। ये बहुत ही मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर ध्यान रखेंगे। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ फॉर ऑल वुमन इन लेबर। 3rd स्टेज क्या था, अपन ने पहले पढ़ा था, क्या था, ये जो प्राइमरी PPH होता है उसका टाइप होता है 3rd स्टेज हैमरेज। ठीक है, अब इसमें क्या था, ब्लीडिंग ऑकर्स बिफोर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब देखो, अगर डिलीवरी हो रही है, प्लेसेंटा निकला नहीं है, उससे पहले ही अगर है ना ब्लीडिंग हो रही हो तो उस टाइम ही अगर अपन ब्लीडिंग को स्टॉप कर देंगे और इसको प्रिवेंट कर देंगे, तब आगे और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होंगे ही नहीं।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। केसेस विथ इंड्यूस्ड और आर्ग्यूमेंटेड लेबर बाय ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देने, ऑक्सीटोसिन पता ही है क्या करता है, लेबर के टाइम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है। वुमेन डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूरिनो-वेजाइनल कैनाल फॉर द एविडेंस ऑफ ट्रॉमा, यूरिनो-वेजाइनल कैनाल को ढंग से देखना है कि ट्रॉमा तो नहीं हो रखी हो, ठीक है। एक्सपर्ट ऑब्स्टेटिक एनेस्थेटिक इज़ नीडेड, मतलब कि एकदम एक्सपर्ट एनेस्थेटिक को के है ना उसमें देखभाल में अपन को ये सब सर्जरी करनी है। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन शुड बी रूटीन एग्जामिनेशन करना है अपन को। स्लो डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ब्लीडिंग, जो अपन ने अभी बोला था एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल्स जो कि फॉलोइंग है। द एम्प्टी ऑफ द यूट्रस, टू एम्प्टी द यूट्रस ऑफ इट्स कंटेंट्स एंड टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट। यूट्रस और इसके कंटेंट्स को पहले एम्प्टी कर देना है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंड्यूस करना है, ठीक है। फिर उसके लिए क्या करते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन और लगाते हैं, ठीक है। टू रिप्लेस ब्लड, अब जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून जा रहा है, तो अपन को क्या करना है, खून चढ़ाना है। और ठीक है, ऑन ओकेजन पेशेंट मे बी इन शॉक, इन दैट केस पेशेंट इज़ मैनेज फॉर द शॉक, ठीक है। अब क्या है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हेमरेज हो रहा है, ब्लड का हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, तो वो शॉक में भी जा सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या बताया था वो ऊपर, स्पेशली नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट, जो कि किट होता है, जो कि एंटी शॉक होता है, उसको पहनते हैं अपन, स्पेशल टाइप का गारमेंट होता है, वो भी अपन को ला के रखना है ताकि क्या है, शॉक में नहीं जाए लेडी, ठीक है। टू एंश्योर इफेक्टिव हेमोस्टेटिक इन ट्रोमेटिक ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग भी क्या है, दो टाइप की है, जैसे कि प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग और एक ट्रोमेटिक ब्लीडिंग। जो प्लेसेंटा की साइड पे होती है, प्लेसेंटा के हिसाब से होती है, रिटेन प्लेसेंटा की, तो वो तो क्या है, प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग। और ट्रोमेटिक ब्लीडिंग मतलब कोई चोट वोट लग गई है इस वजह से। तो प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग क्या है, वो तो क्या करना है, तो पाल्पेट द फंडस एंड मसाज द यूट्रस टू मेक इट हार्ड। पाल्पेट करना है फंडस को, ठीक है, और मसाज करना है इसको ताकि क्या है, ये हार्ड बन जाए इसकी वॉल्स, ठीक है। टू स्टार्ट कोलाइडल सोल्यूशन देना है किसका, नॉर्मल सेलाइन का और रिंगर सोल्यूशन का। किसके साथ देना है अपन को, ऑक्सीटोसिन एट 60 ड्रॉप्स पर मिनट्स एंड टू अरेंज फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की 10 यूनिट्स देनी है इंट्रामस्कुलर, और मिथर्जिन 0.2 mg इज़ गिवन इंट्रावीनियसली, ठीक है। और ब्लैडर को भी क्या करना है, कैथेटराइज करना है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देनी है, कौन सी, एम्पेसिलिन देनी है 2 ग्राम, और मेट्रोनिडाजोल कितने, 500। अब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रोमेटिक ब्लीडिंग, उसमें क्या करना है अपन को, यूटेरोवेजाइनल कैनाल इज टू बी एक्सप्लोर्ड अंडर द जनरल एनेस्थीसिया आफ्टर द प्लेसेंटा इज एक्सपल्ड एंड हेट्रोस्टेटिक सूचर्स आर प्लेस्ड ऑन द ऑफेंडिंग साइड। मतलब कि अपन ने पहले भी देखा था, ट्रोमेटिक ब्लीडिंग होती है तो अब अपन क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन ऑफ यूटेरोवेजाइनल कैनाल करते हैं, ठीक है। वो भी किसके अंडर करना है, जनरल एनेस्थीसिया के अंदर, ठीक है। अगर प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड और अगर एक्सपेल्ड हुआ तो अब क्या करना है, अपन को ढंग से क्या करते हैं, सूचर अप्लाई करने होते हैं ऑफेंडिंग साइड्स पे, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच के अंदर, तो उसमें क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या था, रिसस्टिकेशन और एसएस एटियोलॉजी और क्या है, लेबोरेटरी रेसेस। सबसे पहले ये सब चीज़ें देखनी है। सबसे क्या है, लार्ज बोर आईवी, ऑक्सीजन मास्क जो है, मॉनिटर जो होते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट्स, पल्स रेट इंस्ट्रूमेंट, कैथेटर जो है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है, उसको बैलेंस बना के रखना है। फिर उसके बाद में एसएस एटियोलॉजी, एटियोलॉजी क्या था, अपने कॉजेज 40 उसके हिसाब से करना। टोन और टिश्यू के लिए क्या करना है, एक्सप्लोर करना है यूट्रस को, ठीक है। ट्रोमा के लिए भी एक्सप्लोर करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रिव्यू हिस्ट्री करनी है। थ्रोम्बिन के लिए अपन को हिस्ट्री देखनी है, भाई हीमोफीलिया तो नहीं हो रखा है या फिर एंटीकोगुलेंट पे तो नहीं जी रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व करने क्लॉट्स, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, लेबोरेटरी टेस्ट क्या कर सकते हैं अपन, सीबीसी कर सकते हैं एक तो, दूसरा क्या है, कोगुलेशन स्क्रीन देख सकते हैं, ग्रुपिंग ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, मैनेजमेंट सेकेंड स्टेप क्या थी, डायरेक्ट थेरेपी, जो कि कॉजेज़ के हिसाब से थी। क्या थी, टोन के लिए तो क्या करना था अपन,
टोन क्या थी, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए थी टोन, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करते थे, मसाज करते थे, ताकि क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हार्ड हो जाता है। और कंप्रेस करना और ड्रग्स देने, ड्रग्स में क्या आता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन वगैरह देते हैं ताकि इसका कॉन्ट्रैक्शन और बढ़े, ठीक है। अब क्या आता है, टिश्यूज़ के लिए क्या करना है, मैन्युअल रिमूवल करते थे या करेटेज कर सकते, जैसे कि रिटेन प्लेसेंटा हो रखा है, कोई ऐसे रिटेन टिश्यू हो तो उसको रिमूव कर देना है। उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगी स्टेप्स, ठीक है। ट्रॉमा हो गया हो तो क्या करना है, करेक्ट इन्वर्जन करना है, रिपेयर करना है, लेसरेशन, आइडेंटिफाई द रप्चर। अब ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, तो अपन को क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिपेयर करनी होगी इस इंजरी को, ठीक है, एंटीसेप्टिक वगैरह देके। फिर उसके बाद में क्या था, थ्रोम्बिन अगर ब्लड क्लॉट अच्छे से नहीं हो रहा तो क्या है, एंटीकोगुलेशन करना है और रिप्लेस ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर से उसको रिप्लेस करना है, मतलब नहीं देने, ठीक है, इंजेक्शंस। और अब नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप क्या था, इंट्रैक्टेबल पीपीएच। इंट्रैक्टेबल पीपीएच में क्या था, सबसे पहला था गेट हेल्प लेनी है। सबसे पहले अपन को सर्जन को बुलाना है, एनेस्थीसिया, सबसे प्रॉपर एनेस्थीसिया के अंदर ही ये काम करना है, ठीक है। और लेब और आईसीयू अपन को देखना है, सही से होना चाहिए। उसके बाद लोकल कंट्रोल क्या था, मैनुअल कंप्रेशन करना है, पैक करना है यूट्रस को, वैसोप्रेसिन वगैरह देने, इबोलाइजेशन करना है, ठीक है। बीपी और कोगुलेशन, क्रिस्टेलॉइड और ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मेडिकल थेरेपी के लिए ये ड्रग्स बता रखे, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डोसेस और मैंने कॉजन्स में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता रखे हैं। जैसे कि ड्रग्स कौन सी है, ऑक्सीटोसिन है, एरिकोमेट्रिन है, कार्बोप्रोस्ट है, डिनोप्रोस्टोन है, गैम्प्रोस्ट है, मिसोप्रोस्टोल है, उसके बाद ट्रांसएक्सामिक एसिड्स है, ठीक है। ये सब जो ड्रग्स है उसकी अमाउंट और फिर आगे क्या है, साइड इफेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे अपन। उसके बाद में स्टेप्स फॉर मैन्युअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, मतलब कि रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा के स्टेप्स ढंग से रिमूव तो करना ही पड़ेगा अपन को, उसके स्टेप्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है। ये जो ऑपरेशन है वो किसके अंडर होना चाहिए, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। इन एक्सट्रीम अर्जेंसी वेयर द एनेस्थीसिया इज़ नॉट अवेलेबल, अगर एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं है तो क्या करना है, ऑपरेशन किसके अंडर करना है, डीप सेडेशन विथ 10 mg डायजेपाम इज़ गिवन इंट्रावेनसली, आईवी फ्लूइड देना है किसका, डायजेपाम का 10 mg का, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, स्टेप 2, वन हैंड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर स्मीयरिंग विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इन कोन शेप्ड मैनर फॉलोइंग द कोड, व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द हैंड द लेबिया आर सेपरेटेड बाय द फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड, ठीक है। अब क्या है, एक हैंड को किस में स्मेयर करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में स्मेयर करेंगे। उसके बाद में कोन शेप में, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में मैंने बताया, कोन शेप में ऐसे करके मैन्युअली रिमूव करना है, ठीक है, लेबिया को धीमे धीमे ऐसे प्लेसेंटा को रिमूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो थर्ड स्टेप में दे रखा है, काउंटर प्रेशर ऑन द यूट्राइन फंडस इज अप्लाइड बाय द अदर हैंड प्लेस्ड ओवर द एब्डोमिन के ऊपर अपन को दूसरा हैंड जो है वो अपन को एब्डोमिन के ऊपर से नीचे की तरफ धकेलते हैं ना, उस टाइप से धकेलना है, ठीक है। और जो हैंड अंदर गया है उसको क्या है, कोन शेप में करके डिटैचिंग द प्लेसेंटा बाय द साइडवेज स्लाइसिंग मूवमेंट ऑफ फिंगर्स से, ऐसे जैसे कि इस पिक्चर में अपन देख सकते हैं, ऐसे करके अपन को डिटेच करना है प्लेसेंटा को यूट्रिन वॉल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप, इसमें क्या है, व्हेन द प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली सेपरेटेड, और जब कम्प्लीटली सेपरेट हो गया तो क्या करना है, एक्सट्रैक्शन बाय द ट्रैक्शन ऑफ द कॉर्ड बाय द अदर हैंड, ट्रैक्शन करना है कॉर्ड का, देन रीचेक अगेन इनसाइड द यूट्रस फॉर एनी रेमिनेंट पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। उसके बाद में यूट्रस को चेक करना है कि कोई रेमिनेंट पार्ट तो नहीं रह गया, जैसे कि रिटेन टिश्यू वगैरह कुछ तो नहीं रह गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर फोर्थ स्टेप क्या देखिए, सर्जरी हो जाती है। सर्जरी में क्या था, रिपेयर करना होता है। सबसे पहले तो एंटीसेप्टिक ये क्या लेसरेशन, मतलब कोई टीयर वियर हो गया हो तो उसको रिपेयर करेंगे। लाइजेट वेसल्स, यूटेरिन्स, इंटरनल इलियक आर्टरीज, ओवेरियंस, उन सबको। और फिर लास्ट स्टेप क्या आता है अपने, हिस्टेरेक्टोमी, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे अपन, ये होती कब है और क्यों है। अ सर्जिकल मेथड टू रिमूव ऑल और अ पार्ट ऑफ यूट्रस इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ अ वुमन दैट इज मेनोरेजिया पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड, ठीक है। ये क्या होती है, सर्जिकल रिमूवल होता है, या फिर तो पूरे के पूरे यूट्रस को हटा देना, या फिर उसमें से एक आधे पार्ट को हटा देना, या फिर ब्लॉक कर देना, उसको क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी होता है। ये कब होता है, जब किसी जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, उसकी जान अगर खतरे में हो ना,
तो अपन को ये स्टेप लेना ही पड़ता है, सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सर्जिकल ट्रीटमेंट डन इन इंडिया में बहुत होता है ये, ठीक है। इसके टाइप्स मैंने साइड में एक्सप्लेन कर रखे हैं। एक तो है पार्शियल, मतलब कि खाली यूट्रस को ऊपर ऊपर से बंद कर दिया है। टोटल हिस्टेरेक्टोमी, जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो जो डॉट डॉट में कवर्ड है ना, वो सारा एरिया अपन ने क्या करते हैं, ब्लॉक कर दिया है। तो टोटल हिस्टेरेक्टोमी यूट्रस पर सर्विक्स को कर देते हैं। रेडियल हिस्टेरेक्टोमी मतलब पूरे उसको ओवरीज वगैरह यूट्रस सबको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन टेक्निक्स के लिए। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड सुप्रा सर्विकल हिस्टेरेक्टोमी, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, इस तरह की ये टेक्निक्स अप्लाई होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या है, पोस्ट अब हिस्टेरेक्टोमी के बाद में भी अगर ब्लीडिंग होती है तो क्या करना है, एब्डोमिनल पैकिंग करनी है अपन को, और क्या करना है, एंजियोग्राफिक इमोबिलाइजेशन करना है, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट जो है ना, जो भी इतनी सारी अपन ने एक्सप्लेन करी, उसको मैंने ब्रीफ में यहाँ पे टेबल में एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। स्कीम जो है, टू फील द यूट्रस बाय, सबसे पहले अपन को क्या करना है, फील करना है एब्डोमिनल पाल्पेशन के थ्रू यूट्रस को फील करना है कि कहाँ पे है यूट्रस। उसके बाद में दो तरह की चीज़ें हो जाती है। एक तो क्या होता है, अब उसको है ना, अपन ने बोला था उसको मसाज करके उसको हार्ड बनाना है, कॉन्टैक्ट बनाना है। ये तो राइट साइड में स्टेप आ गया है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है, अब फिर भी यूट्रस एटोनिक है तो उसके आगे क्या क्या करते जाना है वो बताएंगे। सबसे पहले अपन यूट्रस अगर हार्ड और कॉन्टैक्टेड हो गया तो अपन क्या करेंगे, ट्रॉमेटिक हो गया, ट्रॉमेटिक हो गया तो क्या करेंगे अपन, यूटेरो वेजाइनल वॉल को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, वो करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, सूचर्स करेंगे, जो भी टीयर साइट ट्रॉमेटिक क्या थी, इंजरीज थी, वहाँ पे क्या करेंगे, सूचर्स अप्लाई करेंगे। और उसके बाद में ये जो ड्रग्स मैंने पहले एक्सप्लेन करी थी वो सब देंगे, ठीक है। उसकी डोसेज और रूटीन वगैरह दे रखे हैं इधर। और लेफ्ट साइड में आ जाइए अपन, तो क्या है यहाँ पे, यूट्रस अगर एटोनिक है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मसाज करके हार्ड बनाएंगे, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन वगैरह देंगे। फिर उसके बाद में क्या है, एग्जामिन करेंगे एक्सपेल्ड प्लेसेंटा को, ठीक है। अब उसके बाद में भी यूट्रस एटोनिक रहता है तो फिर क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट्रस करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, खून चढ़ाएंगे, ठीक है। फिर ऑक्सीटोसिन की ट्रिप देंगे। फिर भी यूट्रस एटोनिक है तो क्या करेंगे, ये मिसोप्रोस्टोल, कार्बेटोसिन वगैरह देंगे। फिर भी यूट्रस एटोनिक है तो यूट्रस टेम्पोनेट करेंगे। टेम्पोनेट जो बलून होते हैं वो अप्लाई करेंगे और बाय मैनुअल कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में टाइट यूटेरिन पैकिंग अंडर द एनेस्थीसिया के अंडर इंट्रा यूटेरिन पैकिंग करेंगे। उसके बाद में भी यूट्रस एटोनिक है तो फिर क्या करेंगे, अपन सर्जिकल मेथड अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में भी अगर कॉम्प्लिकेशन आ रही है और लेडी की लाइफ खतरे में है तो अपन ने सबसे लास्ट में स्टेप क्या बताया था, हिस्टेरेक्टोमी करेंगे, ठीक है, जो कि रेयर होता है। मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी पिच, अब ये सब जो था अपन ने क्या करा था, डिलीवरी के टाइम में जो ब्लीडिंग हो रही थी वो क्या थी, प्राइमरी पीपीएच 24 आवर्स के अंदर डिलीवरी हो गई है। उसके बाद में भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, सेकेंडरी पीपीएच हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सपोर्टिव थेरेपी क्या है, ब्लीडिंग हो रही है तो खून चढ़ा दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लो। सेकेंड स्टेप क्या है, एडमिनिस्टर क्या करें, मिथर्जीन करनी है 0.2 mg इंट्रा मस्कुलरली, ठीक है, इफ़ द ब्लीडिंग इज यूट्रिन इन ओरिजिन। फिर उसके बाद में एंटीबायोटिक्स भी एडमिनिस्टर करने, कौन से, क्लिडामाइसिन और मेट्रोनिडेजोली, ठीक है। उसके बाद में कंजर्वेटिव क्या है, इफ़ ब्लीडिंग इज स्लाइट एंड नो अपरेंट कॉज इज डिटेक्टेड और केयरफुल वॉच फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स और सो इज़ डन इन द हॉस्पिटल। अगर ब्लीडिंग थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी और अपन को कॉज एक्चुअली पता नहीं है तो क्या करेंगे, अपन 24 घंटे के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे और उसका पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस वजह से हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट देना है। एक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, लास्ट में, मोस्ट कॉमन कॉज इज ड्यू टू डिटेन्ड बाइट्स ऑफ कोटिलिडन्स और मेम्ब्रेन्स। इट इज़ प्रेफरेबल टू एक्सप्लोर द यूट्रस अर्जेंटली अंडर द जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज तो यही होता है कि ट्रॉमा हो गया हो या फिर है ना मेम्ब्रेन्स में क्या कहते हैं, यूट्रिन और टोन जो था सबसे कॉमन कॉज वही हो सकता है। और सेकंड नंबर क्या था, ट्रॉमा। ये दोनों मोस्ट कॉमन कॉज है। उसके लिए अपन को क्या करना है, यूट्रस को एक्सप्लोर कर देना है, किसके अंडर, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर। वन शुड नॉट इग्नोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एज अनएक्सपेक्टेड अलार्मिंग हिमोरेज मे फॉलो सूनर और लेटर। थोड़ी सी भी अगर ब्लीडिंग हो उसको इग्नोर नहीं करना है अपन को, कि अनएक्सपेक्टेड अलार्म भी हो सकता है ये किसका, हेमरेज का, जो आगे जाके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है।
द प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय ओवम फोर्सेप्स, जेंटल कर्टेज इज़ डन बाय द फिशिंग यूजिंग फ्लशिंग कर्टल, ठीक है। उसके बाद में मिथर्जिन 0.2 mg इज़ गिवन IM के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद द मटीरियल्स रिमूव्ड आर टू बी सेंट फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जो भी मटीरियल्स रिमूव होते हैं ना, उसको क्या करते हैं, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया है पोस्टमार्टम हेमरेज। थैंक यू।